ओके चलिए गाइस, आप लोग अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए। तो जी। जो कल 43 वाला होमवर्क था हाँ। हो गया। बट हम्म। मतलब बाकी सब हो गया, बस उसमें इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। सर मतलब मुझसे भी नहीं कुशाग, हुआ कुछ। कुशाग तुमने पूरा करा? सर मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा रह गया था, मतलब 50% हो गया था, बाकी डाउट आ रहा था। चलो एटलीस्ट तुम लोगों ने ट्राई करा, दैट्स गुड। अक्षांश तूने ट्राई करा था? चलो ठीक है। हर्ष तूने किया ट्राई कुछ? वो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था। जी जी सर। नहीं सर, वो तो नहीं थे। कोई बात नहीं, कभी मत करना। ठीक है। एंड तक ऐसे ही रहना। चलिए ओके। सो दैट्स गुड कि आप लोगों ने ट्राई करा। और जैसे गित्या बता रही कि ऑलमोस्ट मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। कुशाग्र ने, मुझे उम्मीद है उसने पूरा ट्राई करा ही नहीं है। क्यों कुशाग्र? सर मैंने ट्राई करा था पर थोड़ा थोड़ा नहीं बन रहा था। मतलब कि अरे मैं आपको फोटोज भेज दूंगा कितना करा था मैंने। ठीक है, पर मुझे इतना उम्मीद है कि तूने पूरा दम नहीं लगाया। देखो, अभी मैं भी हंस लूंगा, अभी तुम भी हंस लोगे, लेकिन घाटा मेरा नहीं है, मुझे मेरी पूरी फीस मिलेगी। तो तुम्हें तुम्हारा पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। लास्ट क्लास में भी बोला था, सारी चीजें एक ही चीज पे डिपेंड करती है, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, फिर सारी मेहनत वेस्ट है। तो अभी मुझे ज्यादा लेक्चर नहीं देना है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कर चुके हैं, और जो हमारा एग्जामिनेशन लेवल एक्सपेक्ट करता है, उस लेवल एग्जामिनेशन का लेवल। क्योंकि अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। क्योंकि हमें हमारा जो पेपर सेट होता है, उसमें जो पेपर सेटिंग होती है उसमें टफनेस का लेवल प्लस स्पीड का लेवल दोनों को ध्यान में रखकर पेपर बनाया जाता है। तो उस लेवल पर, एग्जामिनेशन लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं, जो एडजस्टमेंट आते हैं, वो मैं सब करवा चुका हूँ। अब कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट बचे हुए हैं, जिनको हम एक अलग से नहीं कर सकते। अभी तक हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट अलग से कर रहे थे फिर क्वेश्चन कर रहे थे। अब जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है वो क्वेश्चन के साथ ही हम करते जाएंगे। अब मैं हार्डली एक या दो क्लासेस और लूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और उसके बाद फिर हम सिंगल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया था, वी आर गोइंग दिस चैप्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी सारे टीचर्स क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, देन वो फुल फ्लेजेड वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमने उल्टा किया, हमने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, देन वी विल गो टू इंडिविजुअल एक्टिविटी। ठीक है। सो आज की क्लास, और अगर मुझे ऐसा लगा कि एक और क्लास में एक और क्वेश्चन करवाना है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और फुल क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द इंडिविजुअल एक्टिविटी। बट बात वही पर ही रहेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे बनेगा। ठीक है। चलिए, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक है, आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 आई थिंक आपके बुक का है। मैं यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस लेवल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन एग्जाम्स में। और ये आपके चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। जो आईएससी की हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक है, उसका उस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पेज नंबर भी अगर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 4.137। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो साथ में यहाँ पर है ना, बुक है तो अच्छी बात है, आप साथ में क्वेश्चन देखते जाओगे। सो आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं दो छोटे से एडजस्टमेंट और आपको सिखाने वाला हूँ। कैन वी स्टार्ट नाउ? बहुत बढ़िया। चलिए, एक बार जैसा हमारी आदत है, क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ राजा लिमिटेड, करंट ईयर हमारा 2024 है। हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल में कुछ खास ऐसा स्पेशल होता नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाए तो अब ये रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखें क्या क्या नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया है, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं। जनरल रिजर्व दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, आप अगर एडजस्टमेंट्स देखोगे, तो
एडजस्टमेंट नंबर 3 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। तो यहाँ से एक चीज तो मुझे ये पता चली कि ये जो डिबेंचर है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है उसका डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर। मीन्स ना तो ओपनिंग डेट है ना तो क्लोजिंग डेट है, ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह है द कंपनी रोट ऑफ द डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये चीज है जो अभी तक हमने नहीं समझी है और ये समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये डिफरेंट एडजस्टमेंट है जो अभी हमें सॉल्व करना है। कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। सो हमें एक चीज समझ में आ गई कि सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एडजस्टमेंट दिया नहीं होता है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। ऊपर आ जाए रिजर्व एंड सरप्लस के बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है हमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 में आए तो 10% डिबेंचर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीज हम देख चुके हैं। उसके बाद ट्रेड पेबल्स दिया है, नॉर्मल करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज ऑलवेज प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर एक जो नई चीज दी हुई है हमें वो दी हुई है अदर करंट लायबिलिटीज। नाउ एक जो डिफरेंट एडजस्टमेंट है वो है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में नोट नंबर 4 दिया है। नोट नंबर 4 में आए तो एक नई चीज दी हुई है अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो ये आज हम नई चीज, तो दो चीजें हम न्यू कर रहे हैं, एक ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का एडजस्टमेंट और एक ये अनक्लेम्ड डिविडेंड। बाकी सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। उसके बाद नीचे आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर 5 दिया है। नोट नंबर 5 में अब ये वाला क्वेश्चन अपना विथ एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाला है। लास्ट क्लास में हमने विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ का क्वेश्चन किया था। फिर आ जाए नीचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ खास नहीं है। इन्वेंट्री नॉर्मल हंसना रोना, ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मल हंसना रोना, कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा आंसर होता है। एडजस्टमेंट्स में आ जाए तो मशीन का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो अकाउंट तो वो वैसे बनेगा ही बनेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड मैंने आपको बताया एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सो ये जो सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है ये भी एसपीआर से रिलेटेड है और ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये भी एसपीआर से रिलेटेड है। फिर नीचे एक इंटरिम डिविडेंड दिया है, जो अभी गित्या ने बोला सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लेकिन इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में मुझे कंफ्यूजन है। सो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, सो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन रीड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया तो फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट, मैं भी अपने यहाँ पर फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, सब फॉर्मेट बना हुआ है सबका? अगर नहीं बना है तो बना लीजिए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल हमें पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, जहां पर आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आया रोक लीजिएगा, और जो नए एडजस्टमेंट है ऑटोमेटिकली मैं उसको स्लोली समझाऊंगा। सो शेयर कैपिटल हमारा वेल नोन एडजस्टमेंट है, पहले 4 लाख था अभी 5 लाख हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख रुपीज। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें नोट नंबर 1 दिया हुआ है। सो नोट नंबर 1 में देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ था, तीन चीजें दी हुई थी, एसपीआर, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्योंकि एसपीआर में एडजस्टमेंट है इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, बाकी दो चीजों को पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले सरप्लस का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सरप्लस को हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में यहाँ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। करंट ईयर दिया हुआ है 2,15,000 और प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 1,70,000। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000, 45,000, ये प्लस का 45,000 आ गया। ठीक, ये डन हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व को देखिए। जनरल रिजर्व हमें पता है अगर इंक्रीज होते हैं तो वर्किंग नोट 1 में प्लस होता है, डिक्रीज होता है तो माइनस होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 80,000 से 1 लाख, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लूंगा जनरल रिजर्व। कितना इंक्रीज हो रहा है? 20,000, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 20,000। सो जनरल रिजर्व भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पर। ठीक है, अब ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, इसको मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी समझा सकता हूं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग इसको थ्रू अकाउंट समझेंगे।
क्योंकि मैंने आपको अभी तक क्या बताया, कोई भी चीज है अगर उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, इट्स बेटर कि आप उसका अकाउंट बना लो। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट सीखा, जैसे हमने एक्यूमुलेटेड डेट और फिक्स एसेट्स का अकाउंट सीखा, ऐसे ही हम लोग आज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट सीखते हैं। क्योंकि वैसे मैं आपको डायरेक्ट भी सिखा दूं, लेकिन जो मैं अकाउंट सिखाऊंगा ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका भी छोटा सा ही अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह 4-5 लाइनों की ही जरूरत होगी। ठीक है। और क्योंकि ये करंट लायबिलिटी क्योंकि ये लायबिलिटी है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर, बाय ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया हुआ है, 0, यहाँ पे देखिए 0 दिया हुआ है। और डेबिट साइड पर आ जाएगा टू क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। यहां पर आ जाएगा, कितना दिया हुआ है, 5,000। ठीक। अब हमको ना दो चीजें मिलेंगी यहाँ पर, एक बैलेंसिंग फिगर मुझे यहाँ पर मिलेगा और एक बैलेंसिंग फिगर मुझे यहाँ पर मिलेगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर या कोई भी एक एडजस्टमेंट, तो ये दोनों एडजस्टमेंट हमें मिलेंगे। ठीक। यहाँ पर कौन सा अमाउंट आता है डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पर अमाउंट आता है जब हम अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स की हेल्प से किसी चीज को राइट ऑफ करते हैं। सर ये राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब होता है, देखिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, प्रॉफिट है एक तरीके का। और जब कोई भी लॉस होता है, उस लॉस को कहाँ से रिड्यूस किया जाता है, प्रॉफिट से रिड्यूस किया जाता है। तो जब किसी लॉस को किसी प्रॉफिट से रिड्यूस किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिटर्न ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो हम उस डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर रहे हैं थ्रू प्रॉफिट। समझ में आया राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ करने का मतलब होता है किसी एक्सपेंस को किसी प्रॉफिट के थ्रू राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ करने से क्या होता है, आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, अपना प्रॉफिट है। और अगर कोई सा भी ऐसा एक्सपेंस है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उसको राइट ऑफ करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की हेल्प से, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ डेबिट साइड पर। कोई भी एक्सपेंस अगर हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, और फिर यहाँ पर हमें एक बैलेंसिंग फिगर मिलता है क्रेडिट साइड पर। ये होता है एक्चुअल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो इस साल इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो ऑफ प्रीमियम। तो ये दो अमाउंट होते हैं। ठीक है, आपको बताया था ना मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं और फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे शेयर्स जब इशू करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अमाउंट हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, वो यही अमाउंट होता है। और हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आप लोग यहाँ पर लिखोगे, ये जो राइट ऑफ करा है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है कैश फ्लो में, इसको सिर्फ इस अकाउंट में लिखेंगे, नो एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो। सर कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने राइट ऑफ करा, इट इज अ नॉन कैश आइटम। तो क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, इससे ना कैश का इनफ्लो हुआ है ना कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होगा सीएफएस में। अब जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा कि ये नॉन कैश आइटम है, तो आप में से कोई भी हो सकता है ये बोले, सर पर आपने तो हमें सिखाया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम्स को प्लस करते हैं। पर वो कौन से नॉन कैश आइटम्स को प्लस किया जाता है, जिनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से राइट ऑफ किया हो। क्योंकि हम लोग वहां स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वी स्टार्ट, देखो आपका ये फॉर्मेट देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो। तो कोई ऐसी चीज जो प्रॉफिट में से रिटर्न ऑफ हुई है, जो चीज प्रॉफिट में से माइनस हुई है, उसको हम वापस प्लस करते हैं, किसमें, नेट प्रॉफिट में, अगर वो नॉन कैश आइटम है। बट यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कि कोई एक ऐसा एक्सपेंस है जो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है, तो उसका नेट प्रॉफिट पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं होगा, इसलिए ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं आएगा। ये जो मैंने बोला वो समझ में आया, ठीक है। ठीक। और ये जो हमारा यहाँ पर आइटम आएगा इनफ्लो ऑफ प्रीमियम, इसको हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली वो प्रीमियम है जो मैंने एक्स्ट्रा अपने शेयर होल्डर से लिया है। ठीक। तो हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन हमको दी होगी, या तो हमें कोई एक्सपेंस बताया होगा
कि हमने कितना राइट ऑफ किया है, या तो फिर डायरेक्टली आपको बता देगा कि एक्चुअल इनफ्लो हुआ कितना है। तो एक को लिखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको दोनों चीजें दिया हुआ हो कि सर इतना राइट ऑफ भी हुआ है और इतना इनफ्लो भी हुआ है, तो ये अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे, इसी क्वेश्चन में कैसे हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट बनाते हैं। तो ऊपर जो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट बनाया वो आपको सिखाने के लिए बनाया। यहाँ पर मैं कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट बना रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। सो मैंने अकाउंट बनाया सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पर मैंने अपनी तीन चार चार लाइंस का एक छोटा सा अकाउंट बना दिया। ठीक, फिर मैंने क्या करा, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड का आइटम है तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय ओपनिंग बैलेंस और जीरो दिया हुआ है, और इधर लिख लिया टू क्लोजिंग बैलेंस, जो कि मुझे क्वेश्चन में 5000 दिया हुआ। यहाँ तक ठीक है? ठीक। अब जरा एडजस्टमेंट में आए, पढ़े। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़िए, क्या बोल रहा है। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। बोला आपने जो इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, इक्विटी शेयर्स हमने कितने इशू करे थे, ये देखिए 1 लाख रुपए के इशू करे थे। तो बोला है जो आपने 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू करा है, इसको आपने 15% के प्रीमियम पे इशू करा है, मतलब 15,000, 1 लाख का 15%, दैट इज 15,000। ठीक। क्या आप अभी तक जो मैंने समझाया उसमें से मुझे बता सकते हैं कि ये जो 15,000 है ये मैं कौन से साइड पर लिखूं? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे। यस, दिस इज द एक्चुअल इनफ्लो ऑफ द प्रीमियम, ये वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक, तो मैं अपने अकाउंट में यहां पे लिखूंगा बाय बैंक, क्योंकि मेरे पास ये पैसा आया है। कितना पैसा आया है? 15,000 आया है। और जो अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड पर आएगा उसे मैं क्या करूंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स के नाम से। ये समझ में आया? ये समझ में आया? सबको सर एक समझ में बार आया फिर से ये? समझा देंगे प्लीज। कहाँ पर तुम्हें दिक्कत आई? जो अपन ने उसका लेजर बनाया था, ठीक अकाउंट। है, मैं एक और बार लेजर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पहली बात तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, जब हम अपने शेयर को अपनी उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इशू करते हैं तो जो एक्सेस प्राइस होता है, दैट एक्सेस अमाउंट इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल मेरा शेयर 100 रुपीज का है बट आई एम इशूइंग इट एट 120, तो जो 20 रुपीज है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अपना क्या होता है, एक तरीके का प्रॉफिट होता है, इससे इनफ्लो होता है। अब ये प्रॉफिट का यूज किया जाता है कुछ कुछ एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कुछ कुछ एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस किया, जैसे कुछ एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं ना, तो कुछ ऐसे स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। तो जब भी हम अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से कोई भी चीज राइट ऑफ करेंगे उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और जो प्रीमियम एक्चुअली मुझे रिसीव हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड वाला है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, और जो डेबिट साइड पर आपने राइट ऑफ करा उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। उसका कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, वो किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इवन हमारे प्रॉफिट को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये अकाउंट समझ में आया? ठीक है। मैंने फिर तुमको कहा कि जब आप ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाओगे तो ये जो डेबिट साइड पर राइट ऑफ वाली चीज है या क्रेडिट साइड पे जो बाय इनफ्लो लिखा है जिसको हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, इन दोनों में से एक चीज अगर दी होगी तो दूसरा चीज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में मुझे ये दोनों ही चीजें दे दी कि राइट ऑफ भी हुआ है और इतना इनफ्लो भी हुआ है, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ठीक। तो दिस वॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट। अब मैंने अपने क्वेश्चन के एंगल से अकाउंट बनाना चालू किया। तो जब मैंने अकाउंट बनाना चालू किया तो मैंने देखा मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 0, क्रेडिट साइड पे लिख लिया। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मुझे 5000, मैंने डेबिट साइड पे लिख लिया। फिर मैं जब क्वेश्चन का एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने गया तो मुझे पता चला सेकंड वाला एडजस्टमेंट, दैट इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। मतलब इस साल मैंने जो शेयर्स इशू करे हैं, और हम अपने शेयर्स को लिख चुके हैं, कितना हमने इशू करा था, 1 लाख शेयर्स, ओ सॉरी 1 लाख शेयर्स हमने इशू करे थे, और इसको हमने कितने 15% पे इशू करा है।
तो मतलब मेरे पास पैसा कितना आया होगा, एक्स्ट्रा पैसा कितना आया होगा, 15,000। तो मैंने अपने अकाउंट में जाकर क्रेडिट साइड पे लिख लिया बाय बैंक 15,000। और ये एक्चुअल कैश का इनफ्लो है, इसलिए मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर इसको प्लस भी कर दिया 15,000। यहां तक ठीक? ठीक। अब आपका एक बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड पर, यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है मुझे, थर्ड वाला। थर्ड वाला एक बार एडजस्टमेंट को रीड करते हैं हम लोग, ये वाला। तो ये एडजस्टमेंट मुझे क्या बोला है, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो मैंने सोचा यार, पहले डिबेंचर वर्ड दिया है तो चलो पहले डिबेंचर को देख लेते हैं। सो जब मैंने डिबेंचर को देखा, ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिया है डिबेंचर, ये 1 लाख से 2 लाख हो रहा है। तो मैंने डिबेंचर क्या करा है, इशू करा है। तो मैंने सोचा इसके पहले कुछ और चीज हो, इतना तो मुझे आता है। तो मैं गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, मैंने यहाँ पे लिख लिया इशू ऑफ डिबेंचर्स, 1 लाख रुपीज। यहां तक कोई डाउट नहीं? उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये कौन सी डेट को इशू हुए हैं, 1 अक्टूबर को। ना ये 1 अक्टूबर का इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो मैं 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, ये 1 अक्टूबर उस पर इफेक्ट करेगा। तो मैंने सोचा इसको भी बाद में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी मेरा एसपीआर दिमाग में अटका हुआ है। तो चलता हूँ आगे, पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है। द कंपनी राइट ऑफ द कंपनी राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मतलब अब ये क्या बोलना चाहता है कि हमारी कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू करें। ना डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा प्राइस पे इशू करना, डिस्काउंट का मतलब होता है कम प्राइस पर इशू करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे आप बताना, आप में से कोई फटाफट आंसर देना। अगर मैंने अपने डिबेंचर्स 100 रुपए का डिबेंचर था, इसको मैंने 10 रुपए के प्रीमियम पर इशू करा, प्रीमियम पे, तो मेरे पास कैश इनफ्लो कितना होगा? 110। 110 होगा सर, 110। अगर मैंने अपना डिबेंचर 100 रुपीज का 10 रुपए के डिस्काउंट पे इशू करा, तो मेरा कैश इनफ्लो कितना होगा? सर कुछ नहीं होगा। 90 रुपीज। क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर था, मतलब मैं लोगों से 100 रुपए ले रहा था, लेकिन मैंने उन्हें 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे पास जो एक्चुअल में पैसे का इनफ्लो होगा वो कितना रुपीज होगा? 10 रुपीज होगा। ठीक है। सर सो बट ये अब तो इस, लॉस हुआ ना आपका। हाँ हाँ, ये लॉस है ना, ये लॉस है ना, पर पैसे का इनफ्लो कितना हुआ? इनफ्लो तो 90 रुपीज हुआ ना। हाँ। सो मैं अभी कैश के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ मेरा जो एडजस्टमेंट है वो क्या बोल रहा है, द कंपनी रॉट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बोला कंपनी ने डिस्काउंट दिया है डिबेंचर्स को, लेकिन वो डिस्काउंट कितना दिया ये मुझे बताया ही नहीं। लेकिन एक चीज बोल दी कि कंपनी ने ये जो डिस्काउंट दिया, जो एक लॉस है, जैसा अक्षांश बोल रहा था कि सर इट इज अ लॉस, इस लॉस को उन्होंने एसपीआर से राइट ऑफ करा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में जाता हूँ, देखूं क्या कहानी चल रही थी। तो मैंने देखा यार, यहाँ 0 है, यहाँ 15 है, टोटल होना चाहिए था 15,000। इस तरफ आए तो टोटल बैलेंस 15,000 होना चाहिए था, पर अभी तो 5,000 दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे 10,000 का एक बैलेंसिंग फिगर मिल रहा था। बताओ ये 10,000 क्या है? रिटर्न ऑफ अमाउंट। यस, ये है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, जो आपने अपने डिबेंचर डिस्काउंट किया है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, कंपनी ने डिबेंचर्स को कुछ डिस्काउंट दिया है, उस डिस्काउंट को उन्होंने कहाँ से राइट ऑफ किया हुआ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो डिस्काउंट कितना दिया ये तो इन्होंने बताया ही नहीं मुझे। क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले एडजस्टमेंट में क्या बोला है, द कंपनी रॉट ऑफ द डिस्काउंट, मतलब कंपनी ने डिबेंचर्स के ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है, लेकिन कितना दिया हुआ है बाबा, बताया ही नहीं। पर उन्होंने एक चीज की हिंट दे दी कि जो डिस्काउंट वाला लॉस है इन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया हुआ है। तो मैंने देखा यार, हाँ, राइट ऑफ वाली एक चीज तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आती है, तो क्रेडिट डेबिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। तो यही वो डिस्काउंट होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मतलब क्या हुआ है, इधर देखो, आपने ये जो इशू ऑफ डिबेंचर करा है ना, ये एक्चुअल में इसका जो एक्चुअल वैल्यू था वो 1 लाख रुपीज था, जिसके ऊपर आपने 10,000 का डिस्काउंट दिया था। मतलब आपका जो एक्चुअल इनफ्लो हुआ है डिबेंचर्स के थ्रू, वो हुआ है 90,000। ये समझ में आया?
ये समझ में आया? ठीक है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट, देखो आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होगी तो ये वाला एडजस्टमेंट आपके एग्जामिनेशन में आएगा, बट ये कोई ऐसा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है। बस ये चार चीजें याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का ये अकाउंट याद रखना। जनरली स्कूल में या दूसरे टीचर्स इसको अकाउंट बना के नहीं सिखाते हैं, इसको ना अलग से कैलकुलेशन करके बताते हैं, बट वो कंफ्यूजिंग होता है। आप अगर ये अकाउंट याद रख लोगे ना, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला प्लस करना है और कौन सा वाला माइनस करना है। समझ में आया? ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। मतलब जो 1 अक्टूबर 2023 को जो 10% डिस्काउंट था वही है ये? नहीं, ये डिस्काउंट नहीं है। हाँ हाँ, यस एग्जैक्ट, सर ये डिस्काउंट 10%। ओके, ये परसेंटेज दिया हुआ था डिस्काउंट, मैंने तो देखा ही नहीं। ये डिस्काउंट का परसेंटेज है, फिर भी 1 लाख का 10%, 10,000 ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर? सो अभी तक हमने दो चीजें करी। क्या दो चीजें करी डिबेंचर को लेकर? एक तो उसका वो जो 1 लाख का इंक्रीज हो रहा था वो देख लिया, और एक मैंने डिस्काउंट देख लिया। अभी भी क्या देखना बच गया? ये इंटरेस्ट देखना बच गया है 10% का। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। अगर क्लोजिंग डेट दी है तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट दी है तो क्लोजिंग बैलेंस, पर इन लोगों ने तो बीच की डेट दे दी। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा ओके, मेरा साल कैसे चलता है? मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च पर। साल की शुरुआत में मेरे पास डिबेंचर थे 1 लाख रुपीज के, और साल के एंड में मेरे पास थे 2 लाख रुपीज के। और ये जो इंक्रीज हुआ है, ये इन्होंने क्या बोला, ये इंक्रीज कब हुआ है आपका? 1 अक्टूबर को हुआ है, कि 1 लाख का और मैंने डिबेंचर इशू करा है। इसका मतलब ये जो शुरुआत के 6 मंथ्स हैं, 6 मंथ्स, इस टाइम पर मेरे पास कितने रुपीस के डिबेंचर थे? 1 लाख के। फिर मैंने 1 लाख रुपीज के और इशू कर दिए, तो अब बाकी के 6 महीने में मेरे पास डिबेंचर्स कितने रहे? 2 लाख रुपीज के। तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? सर देखो, मेरे पास डिबेंचर था 1 लाख का, इसके ऊपर मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन सिर्फ 6 महीने का दूंगा। 6 महीने का क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरे डिबेंचर्स कितने हो गए? 2 लाख रुपीज के हो गए। तो अब 6 महीने बाद बाकी के 6 महीनों के लिए मैं 2 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरा इंटरेस्ट का अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये 5,000 आएगा, और ये 20 एंड 10, तो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आया वो 15,000 आया। ये समझ में आया? ठीक है। सो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट क्या होता है? इधर नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर -15,000, और ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर +15,000। मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्कूल में इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं होगी। सारे बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा के आप बोलेंगे कि अब आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चाहे कोई सा भी स्कूल हो, बहुत कम टीचर्स होते हैं जो ये टिपिकल वाले एडजस्टमेंट्स को क्लास में करवाते हैं, और वो भी ऑनलाइन क्लास में। ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई डाउट आए पूछ सकते हैं, मैं उसको दूसरे हिसाब से भी समझा सकता हूँ। डन। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, देखिए, जब आप क्लास में पढ़ते हैं ना, और अगर आपने क्लास में कर लिया, ये मत समझिएगा कि आपको आ गया। क्लास में आप सीखते हैं, क्लास में आपका दिमाग नहीं होता, वो आपके टीचर का दिमाग चल रहा होता है। आप सिर्फ उसको रिसीविंग एंड पे रिसीव कर रहे होते हो, पर रिसीव करके उसको एनालाइज करने के लिए आपको सेम चीज को दोबारा घर पे उसको फिर से देखना पड़ेगा, तब जाके आप पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्व कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, मैंने क्लास में सुन लिया, हाँ समझ में तो आ गया, मतलब मैं एक्सपर्ट हो गया ना, आपकी लर्निंग प्रोसेस का ओनली 30% पार्ट आपका टीचर रोल प्ले करता है, बाकी 70% आपका सेल्फ स्टडी होता है। हाउएवर दैट 30% इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज ओनली 30%। मेजर पार्ट होता है आपका सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी करने का तरीके बहुत सारे होते हैं, कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, या मैं वही चीज दोबारा प्रैक्टिस करूं जो मेरे टीचर ने बताया। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। पर ये बहुत जरूरी है कि जो चीज क्लास में हुई है उसे दोबारा गो थ्रू करना है हमें।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सो ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जहां पर हमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर से रिलेटेड इतना कुछ सीखने को मिला। अभी तक तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर सिंपल सिंपल निकल जा रहा था। बहुत बढ़िया। सो मेरा फोकस ये है कि विथ एवरी न्यू क्वेश्चन वी आर डूइंग इन द क्लास, न्यू एडजस्टमेंट उसके साथ सीखते जाए। चलिए एक बार फिर यहाँ पर आ जाते हैं। शेयर कैपिटल हमने कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस हमने कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने कर लिया। इन तीनों चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक और बार फिर उससे एनालाइज करिएगा, फिर कोई डाउट आए तो अगेन हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। फिर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आता है तो थोड़ा दिल को दिलासा मिलने लगता है कि अब थोड़ा सा इजी इजी होगा। सो ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल क्या होता है? हमारा नॉर्मल हथना रोना करना है तो हम आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल के नीचे। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है तो आई विल राइट इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। और मैं बोलूंगा ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, रोने की बात है, लेकिन मैं तो ढीठ हूं, हंसूंगा। कितना? 60,000 से हंसूंगा, बिल्कुल बेशर्मी के साथ। उसके बाद क्या दिया है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है, ये गारंटी लिख लीजिए। कभी क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हो और नोट नहीं दिया हो, आप मान लीजिएगा वो प्रोविजन फॉर टैक्स ही है। हाउएवर यहाँ हमें नोट नंबर 3 में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। और क्या हमने जब एडजस्टमेंट पढ़े, टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया था? देखें, टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा केस 1 है? जरा आपने जहां पर एडजस्टमेंट करे थे वो वाली कॉपी खोल के, वो वाला पेज पलट के देखिए। केस 1 में हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि हमारा जो ताकि प्लस करते हैं ऑपरेटिंग में, और एक और किसमें माइनस करते थे। हाँ, कौन सा वाला प्लस करते थे और कौन सा वाला माइनस करते थे? जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, उसको हम टैक्स पेड मानते हैं और टैक्स पेड माइनस होता है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स मानते हैं और उसको हम लोग प्लस करते हैं। सो ओपनिंग बैलेंस माइनस होगा, क्लोजिंग बैलेंस प्लस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000। तो मैं अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे लास्ट आइटम यहाँ पे लिखूंगा माइनस टैक्स पेड, ब्रैकेट्स में लिखूंगा 30,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 35,000, मेरा जो वर्किंग नोट बन रहा है ये वाला, इसमें प्लस कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल था। आगे क्या दिया हुआ है? अदर करंट लायबिलिटी। अब अदर करंट लायबिलिटी में भी एक एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? इसको पहले हटा देते हैं, इसको पहले हटा देते हैं सारे कैलकुलेशंस, थोड़ा कीचड़ मच गया। सो क्या दिया हुआ? अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हमारी कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया, पेमेंट भी किया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जो पैसा मांगने नहीं आए अभी तक। ठीक है, सो अगर मैं ये अनक्लेम्ड डिविडेंड देखूं तो मेरे पास लास्ट ईयर कितने अनक्लेम डिविडेंड थे? लास्ट ईयर 10,000 का बैलेंस था। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल 10,000 का डिविडेंड मैंने पे किया था, लेकिन ये लोगों ने मुझसे पैसा मांगा नहीं। अब वो 10,000 का बैलेंस कम होकर 5,000 हो गया। कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ? कैश का आउटफ्लो हुआ है। यस, परफेक्टली परफेक्टली। भाई सर, पिछले साल 10,000 का डिविडेंड देना बच गया था, अब वो 5,000 रह गया, मतलब 5,000 के डिविडेंड मैंने पे कर दिया है। तो दैट इज आउटफ्लो। और डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अनक्लेम्ड डिविडेंड पेड। कितना पे कर दिया? 5,000 माइनस। ये समझ में आया सबको? ठीक है, अगर प्लीज क्लास करें। ठीक है, ओके गाइस, वापस आ जाओ। ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? आगे आ जाए। फिर क्या दिया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। नहीं, ऊपर आ जाए वापस। ओके, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी। फिर आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, नोट नंबर 5 दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है,
तो बिना सोचे समझे मैं अपने वर्किंग नोट में जाऊंगा और दोनों का अकाउंट बना लूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी दी है, तो एक मशीनरी का अकाउंट बना लूंगा, मशीनरी अकाउंट। 5 लाइनों की जरूरत पड़ेगी मुझे। और उसी के जस्ट नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्थ का भी अकाउंट बना दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्थ। 3-4 लाइन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने थोड़ा रफ लिया, अकाउंट बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लूंगा। मशीनरी एसेट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर 2 ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया हुआ है नीचे देखिए, 6,10,000। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग बैलेंस 8,50,000। ये मैंने दे दिया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप, एक्यूमुलेटेड डेप एक लाइबिलिटी होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। और क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 टू क्लोजिंग बैलेंस। इतना लिख लिया, यहाँ तक कोई डाउट? ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिया। अब आ जाए इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए, क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख accumulated debt there on 70,000। सो हमने पढ़ा था, अगर हम accumulated debt अकाउंट बनाएंगे तो जो मशीन सेल कर रहे हैं उसका accumulated debt को हम क्या करते हैं, accumulated debt के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 70,000। और इस सेम अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड पर। ये आपको शो करने, एरो शो करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा लिख सकते हैं बाय accumulated debt। ये हमने एडजस्टमेंट सीखा था, ठीक है। आगे क्या बोला, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। मतलब अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं तो मेरी मशीन थी 1 लाख रुपीज की, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ था 70,000 का। मतलब आज उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 की। और बोला इसको हमने 20% के लॉस पे सेल करा है। तो लॉस कितना हुआ, 30,000 का 20%, दैट इज 6,000। तो कोई मुझे बताएगा कि सेल प्राइस कितनी होगी? 24। 24,000। सर देखो आज की इसकी वैल्यू 30,000 है। 30,000 कैसे आया सर, 1,10,000 में, 1 लाख में खरीदी थी, 70,000 इस पे हम आज तक डेप्ट लगा चुके हैं, मतलब आज इसकी वैल्यू 30,000 है, बुक वैल्यू। और इसको आप बोल रहे हो कि आपने 20% के लॉस पे सेल करा है, तो 30,000 की चीज का 20% 6,000, तो 6,000 का लॉस हुआ है, मतलब मेरे पास कैश कितना आया होगा, 24,000। ये क्लियर है कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन क्लियर है? ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैंक 24,000। और ये इनफ्लो है, तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाऊंगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल ऑफ मशीन 24,000। उसके बाद लॉस हुआ है, लॉस को हम क्या करते हैं, अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ही लिखते हैं। तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख लूंगा बाय लॉस ऑन सेल 6,000। और लॉस को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, यहाँ पर लिख लूंगा लॉस ऑन सेल 6,000। किसी को डाउट? किसी को डाउट? नहीं डाउट। आगे चलें तो हम क्या करेंगे, आप देखें एसेट से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं। सो जब आप अकाउंट को क्लोज करते हो, सबसे पहले ये छोटा एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट क्लोज करेंगे। तो मैंने देखा कि डेबिट साइड का टोटल जो है 2,20,000 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,20,000 आना चाहिए, पर ये आ नहीं रहा है। 1,10,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। कोई बताएगा ये 1,10,000 क्या है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, वेरी गुड, बाय डेप्रीसिएशन। ठीक। सो डेप्रीसिएशन है, और डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आकर प्लस कर देंगे यहाँ पर। वेरी गुड, गुड टू सी हम लोग इतनी टेक्निकल चीजें कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। 1,10,000, ठीक है। कुछ आगे समझ में आ रहा है? ठीक। सो इस तरीके से मेरा एक्यूमुलेटेड डेब्ट कितना समझ में आया। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। अब मैं अपने फिक्स असेट्स को क्लोज कर दूं, तो इसका क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है, कितना आ रहा है टोटल, थोड़ा करें हम लोग।
सर 1,50,000 प्लस 70,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, 107, 9,50,000 इस साइड का टोटल आ रहा है मेरा। तो इस साइड भी 9,50,000 आना चाहिए था, बट ये कितना आ रहा है, 6,10,000। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचा वो 3,40,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर बचा ये क्या होगा, परचेजेस। परचेसेस। हम जब डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और परचेज को हम क्या करते हैं, आउटफ्लो होता है कैश का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर देंगे। परचेज और मशीन 3,40,000 माइनस में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आपको पांच टिपिकल कॉन्सेप्चुअल एडजस्टमेंट आएंगे। जब हमारा एग्जामिनेशन होता है ना, हमारा एग्जामिनेशन में या तो ये 6 मार्क्स का आता है या तो 8 मार्क्स का आता है। सो इतने सारे टेक्निकल एडजस्टमेंट, सिंपल एडजस्टमेंट आपको आए, मतलब कुल मिलाकर आपको एग्जाम क्वेश्चन में 4 या मैक्स 5 एडजस्टमेंट आएंगे, जिसमें से सिर्फ 2 एडजस्टमेंट ही ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, या एक एडजस्टमेंट ऐसा होता है जो कॉन्सेप्चुअली चैलेंजिंग होता है। बाकी सब प्लेन एडजस्टमेंट होते हैं। इस एक क्वेश्चन में हमने 4 कॉन्सेप्चुअल एडजस्टमेंट देखे। सो अगर ये क्वेश्चन क्वालिफाई करता है तो 8 मार्क्स में तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट हम अभी सीख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े से हैवी हैवी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि हैवी वाला लेवल हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो इजी वाले में तो हमें कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, सो इस तरीके से मेरा ये मशीन वाला काम भी खत्म हो गया। वापस ऊपर आ जाऊं, फिर क्या दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया है। इसमें कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा बोल सकता हूँ सर ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करे होंगे, तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आऊंगा, यहाँ पे लिख लूंगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और कितना आ जाएगा, 20,000 माइनस में हो जाएगा। सिंपल। सो इस तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ ये एक बार यहाँ पहुंच जाते हैं ना तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है कि अब भैया क्वेश्चन खत्म होने वाला है। फिर आ जाए करंट एसेट्स पे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का हम क्या करते हैं, हंसना रोना करते हैं। तो इन्वेंट्री क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पहले तो मैं लिख लूं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो मैं सोचूंगा इन्वेंट्री कम हो रही है तो रोने की बात, लेकिन हम हंसेंगे, प्लस करेंगे, कितना हंसेंगे, 30,000 से हंसेंगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। आई विल राइट इट हियर, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। है तो ये हंसने की बात, लेकिन हम रोएंगे, बिल्कुल वो दया बहन की तरह, हे माँ माता जी कितना 50,000 का रोएंगे। ठीक। मेरे को यार, मेरे इतनी फेवरेट है ना वो दया बहन मेरी। मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि तू भी ऐसी होती तो कितना अच्छा लगता। उसके बाद जो फिर मेरे को वो गालियां सुनने को मिलती हैं वो अलग बात है। ठीक। इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, फिर क्या बचा, कैश एंड बैंक बैलेंस। ये अपना आंसर होता है, इसको यहीं भी छोड़ देते हैं। नीचे आ जाए, रिजर्व एंड सरप्लस हम पूरा कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम कर चुके हैं, प्रोविजन हम कर चुके हैं, अनक्लेम डिविडेंड हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। 2 एडजस्टमेंट बचे हैं, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। नाउ क्या होता है प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में फर्क क्या होता है, दोनों ही डिविडेंड है, दोनों का ही एडजस्टमेंट सेम होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। बट फर्क क्या है, प्रपोज डिविडेंड कंपनी साल के एंड में प्रपोज करती है, उसे बोला जाता है फाइनल डिविडेंड, और उसे नेक्स्ट ईयर पे करती है। और इंटरिम का मतलब क्या होता है, इन द मिड ऑफ द ईयर। तो कभी कंपनी को लगता है ना, दो बैलेंस शीट डेट्स के बीच में, साल के बीच में ही कभी कंपनी को लगता है कि यार कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, चलो खुश कर देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो 20 साल में ही डिविडेंड दे दिया। सो फाइनल डिविडेंड जो होता है उसको पहले प्रपोज किया जाता है फिर पे किया जाता है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड को प्रपोज नहीं किया जाता, सीधा पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। तो सर एडजस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, एडजस्टमेंट पे सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि प्रपोज डिविडेंड के जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं, तो हम क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। इंटरिम डिविडेंड का एक ही अमाउंट दिया होता है, उसी का ही एडजस्टमेंट करना है, एज सिंपल एज दैट। सो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है पहले इंटरिम डिविडेंड, कितना, 25,000। मैं क्या करूंगा, जाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में,
यहाँ पे लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे करा है भाई, कंपनी बहुत अच्छी है, तीन तीन चार चार डिविडेंड पे कर रही है, बढ़िया है। 25,000 आउटफ्लो हुआ है, और सेम अमाउंट को मैं यहां जाकर प्लस भी कर दूंगा, प्लस इंटरिम डिविडेंड प्लस 25,000। फिर मुझे क्या दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड दिया है 40 एंड 50। 40 वाला ओपनिंग है क्योंकि 2023 से रिलेटेड है, और ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को तो हम इग्नोर ही कर देंगे। किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो क्लोजिंग को तो अपन इग्नोर करेंगे, 40,000 को अपन यहाँ प्लस कर देंगे प्रपोज डिविडेंड के नाम से। तो मतलब कंपनी ने दो दो डिविडेंड दिए हैं, फाइनल डिविडेंड भी दिया है, इंटरम डिविडेंड भी दिया है, 40,000। और इसी 40,000 को हम लोग यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड पेड माइनस भी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्ति की ओर आ चुका है। अब हमें अपना थोड़ा मैथ्स का कैलकुलेशंस दिखाना है। सो अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, मेरा ओपनिंग बैलेंस था 170, क्लोजिंग बैलेंस है 260। मैं यहाँ साइड में कहीं लिख लेता हूँ और इस क्वेश्चन को फिर हम हटा देते हैं। सो ओपनिंग बैलेंस मेरा 1,70,000 है, क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2,60,000 है। ये अपने आंसर का पार्ट हुआ, इस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया। अब सब कुछ कैलकुलेशंस पे बचता है। और कैलकुलेशन का सीक्वेंस अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ मैं कैलकुलेट करूँ, सो 45,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000, टोटल आ रहा है 1,65,000। आप में से कोई अगर खुद कैलकुलेशन कर रहा हो तो प्लीज क्रॉस चेक भी करते जाइएगा, कभी कभी जज्बातों में मुझसे गलती हो जाती है। सो यहाँ पे लिख लेंगे 1,65,000। फिर हम अपना वर्किंग कैपिटल का आंसर निकालेंगे, 1,65,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,10,000, 2,96,000। ठीक है, फिर इस 2,96,000 में ये नीचे जो हंसना रोना किया था, प्लस 60,000 प्लस 30,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000। सो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव का 3,06,000। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमने प्रॉफिट कमाया है 3,06,000 का। अब जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाए। सो 24,000 प्लस का माइनस 3,40,000 माइनस 20,000। तो टोटल आउटफ्लो आ रहा है 3,36,000 का। मतलब हमारी कंपनी ने 3,36,000 नेट इन्वेस्ट किया है। फिर फाइनेंसिंग के आंसर में आ जाए, सो 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 90,000, उसके बाद माइनस 15,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 40,000, 1,20,000 पॉजिटिव का आंसर है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो हुआ है। ठीक है, ये तीन आंसर आ गए। अब इन तीनों का नेट आंसर निकालेंगे, तो 1,20,000 माइनस 336,000 प्लस 3,06,000, 3,06,000। सो 90,000 का मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 90,000। सो ये पॉजिटिव आंसर आया है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, नेट इनफ्लो फॉर द ईयर। इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा नॉन नेट इनफ्लो हो गया, इसको हम कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यहाँ मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा था 1,70,000 का, ये 1,70,000। इन दोनों को प्लस करूं तो 2,60,000 आ रहा है,
और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 2,60,000 था। इसका मतलब हमने सब कुछ सही, क्रॉस वेरीफाई हो गया कि हमने सब कुछ सही किया है और हमारा बढ़िया सा आंसर आ गया। मजा आ गया। आई एम लविंग इट गाइस, आई एम लविंग इट। सो आपको पता है एक टाइम था, अभी तो हमारा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। एक टाइम था जब हमारे 11th और 12th के फॉर्मेट में एग्जाम पेपर में 12 मार्कर का भी क्वेश्चन आता, 12 मार्कर के 3 क्वेश्चन होते थे हमारे पास। इसीलिए कैश फ्लो के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनते थे कि 12 मार्कर्स में दे सके, और दूसरे चैप्टर से भी आते थे। तो अब हमारा जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन हो गया है वो 10 मार्क्स का है। 12 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता, 10 मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो ये कैश फ्लो का क्वेश्चन या तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या तो 10 मार्क में, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 6 मार्क्स की रहती है। इसलिए इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, अभी हमने जितना सीखा है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं, अभी जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था आईएससी का, उसका क्वेश्चन लेकर आऊंगा और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर आपने अभी तक जो सिखाया है वो इससे ऊपर ही लेवल था, जो क्वेश्चन आया है वो उससे लो लेवल ही है, मतलब बन जाएगा हमसे। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूं मैं, इट मीन्स आप निश्चिंत हो जाइए कि हाँ। हाँ, अगर मेरे बोलने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कौन सी टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे इधर क्या उधर, तो फिर जरूर प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में। बट अगर सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं सर, देन इट मीन्स लर्निंग प्रोसेस बराबर चल रहा है। ठीक है। सो आज हमने 2 एडजस्टमेंट नए सीखे, एक सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे राइट ऑफ होता है, और दूसरा हमने सीखा अनक्लेम्ड डिविडेंड का, और तीसरा हमने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी देखा। तो ये 3 नए एडजस्टमेंट थे, और इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड के बारे में डिफरेंस देखा, और एक पूरा हरा भरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, जिसको देखकर मजा आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? नाउ आई वांट कि आप सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप दोबारा से बिना देख के सॉल्व करिए, और फिर अटके तो फिर अपने सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो अगर बिना देखे हो गया, इट मीन समझ लीजिए कि मुझे समझ में आ गया। और फिर आप अटके तो फिर आप अपना आंसर देख लीजिए। आंसर देखने के बाद भी आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वी विल क्लियर इट इन अवर नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड, अभी वाले बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सर वो डिस्काउंट ऑन डिविडेंड थोड़ा समझ में नहीं आया। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। हाँ ठीक है। वही डिविडेंड। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करेंगे, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में दोबारा से समझेंगे, सिर्फ इसी चीज को। ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें। सबको ईद मुबारक, हैव अ ग्रेट डे। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय गाइस, टेक केयर, टेक रेस्ट, टेक केयर।